परम आदरणीय इस न्यायमंडल के न्यायमूर्ति माननीय सत्यव्रत वर्मा सर, सर्वप्रथम आपका अभिवादन करने के पूर्व मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपके इतने खराब स्वास्थ्य स्थिति में भी हम लोगों ने आपको अपने साथ जोड़कर बैठने के लिए विवश किया। उम्मीद करता हूँ कि छोटा होने के नाते मैं माफ़ी मिलेगी मुझे। और मैं देख पा रहा हूँ सर कि आप तकलीफ़ में हैं, तो आग्रह होगा सर कि ज़्यादा तकलीफ होगी तो सर डिस्कनेक्ट भी हो सकते हैं जब चाहें। और आपकी अनुमति से, चूँकि ये हम लोगों के लिए बड़ा दिन है सर, इसलिए जितने कम शब्दों में बाकी वक्ताओं ने अपनी भावनाओं को समेट लिया है, मेरे लिए उतने में समेटना मुश्किल होगा। मेरे लिए एक यात्रा रही है ये, तो मैं सर से क्षमा मांगते हुए अनुमति चाहता हूँ कि अगर थोड़ा मेरा वक्तव्य कुछ लंबा हो जाए तो पहले से ही मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सर। इस मंच पर आसीन इस जिले के जिला दंडाधिकारी सुब्रत सिंह भाई, राकेश भाई, मेरे लिए दोनों लोग डीएम और एसपी नहीं रहे हैं, मेरे लिए भाई ही रहे, इसलिए स्वाभाविक संबोधन आज भी निकल रहा है और मैं चाहूँगा कि इसी रूप में इसे ग्रहण किया जाए। सजदानंद जी, इनसे भी कभी बिहार बार काउंसिल के मेंबर के रूप में मुलाकात नहीं हुई। जब भी मुलाकात हुई तो लगा कि एक अपने किसी परिवार के सदस्य से मिल रहे हैं। हार्दिक अभिनंदन है आपका भी, और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और एडवोकेट बार एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष महोदय, और जो इस डायस पर नहीं हैं उन लोगों का भी पूरे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, एडवोकेट बार एसोसिएशन, हमारे न्यायालय के समस्त कर्मचारीगण, हमारे सभी न्यायिक पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित समस्त जनता, मीडिया की कर्मी और टेक्निकल सपोर्ट देने वाली हमारी टीम के लोग, मैं मुजफ्फरपुर न्यायमंडल की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर भी यहाँ पर उपस्थित हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सुकून का विषय है। मुझे पता है कि कचहरी में 3 बजे के बाद विसर्जन शुरू हो जाता है, लेकिन आज भी आप यहाँ पर हैं अभी भी, तो ये आप लोगों का स्नेह हमारे लिए है। हम तो यही मानते हैं, मजबूरी में रुके हुए तब भी हम उसको स्नेह कह करके अपने पक्ष में कर लेंगे। आप लोगों का पुनः बहुत बहुत आभार। वास्तविक बात पर आते हैं जिसके लिए आज हम लोग जुटे हैं। इस न्यायमंडल के सत्रखंड की स्थापना का 150 वर्ष पूर्ण हुआ है। थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा आपको। मैंने जून 2023 में यहाँ पर ज्वाइन किया था, 19 जून शायद तिथि थी। उसके बाद कुछ दिनों के पश्चात मुझे लगा कि अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में कुछ परिवर्तन करना चाहिए, सुधार की जरूरत थी, जीर्णोद्धार की जरूरत थी। शुरू हुआ तो उसी क्रम में मैंने देखा कि जो हमारे पूर्ववर्ती जिला सत्र न्यायाधीशगण रहे हैं, उनके नाम की जो पट्टिका लगी हुई है वो भी कहीं कहीं से उसमें क्षरण हो रहा है। उसी समय विशेष रूप से देखने का अवसर बना कि ये पट्टिका शुरू होती है वर्ष 1875 से, तो मुझे लगा कि अगला साल तो इसका 150वां वर्ष होगा। तो अपने साथी न्यायाधीश गणों से मेरी बातचीत हुई, मैंने चर्चा किया कि ये बहुत बड़ा अवसर हमको मिलने वाला है, हम लोगों को इसे मनाना चाहिए। हम लोगों ने इसके लिए प्रयास किया और माननीय उच्च न्यायालय को अपनी भावनाओं से अवगत कराया। माननीय उच्च न्यायालय ने हम लोगों को बड़ी ही खुशी से इस कार्यक्रम में आगे बढ़ने के लिए अनुमति दी। तत्पश्चात हम लोग इसमें आगे बढ़े। शुरू हुआ कि अब 150 वर्ष के इस इतिहास को हम लोग ढूंढें कहाँ से। तो हमारे साथियों ने, हमारे कर्मचारी लोगों ने, जो यहाँ का हमारा अपना अभिलेखागार है उसमें घंटों समय व्यतीत किया और एक से एक पुराने दस्तावेज निकाल करके ये लोग सामने लाए। हमें लगा कि हम लोग इसको एक धरोहर बना सकते हैं। उसी प्रयास में हम लोगों ने खोजना शुरू किया कि इस जजशिप का 1875 में इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो निश्चित तिथि कोई ज्ञात नहीं हो सकती, लेकिन वर्ष 2024 बन रहा था 150वां वर्ष। तो हम लोगों के दिमाग में आया, मैं पहले भी इन लोगों से कहता था कि मैं जब इस चैम्बर में आता हूँ तो मुझे
किंग्सफोर्ड जी का नाम तो दिखता है डायस पे, लेकिन शहीद खुदीराम बोस कहीं नहीं दिखते। ये हम लोगों के लिए परेशानी का विषय है कि जिस व्यक्ति ने अपनी 17-18 वर्ष की अवस्था में अपना बलिदान दे दिया और देश को एक दिशा दिखाने के लिए कि हमको स्वतंत्र रहना चाहिए, आज़ाद रहना चाहिए, ये मैसेज दे दिए उतनी छोटी उम्र में, और उनको हम इस रूप में भी याद नहीं कर पाते हैं कि रोज़ हम किंग्सफोर्ड को देखते हैं और उनको नहीं। पहला मैंने काम किया कि शहीद खुदीराम बोस जी का एक चित्र हमारी गैलरी, जो फिर बाद में हमारे इस पूरे फोटो गैलरी का कारण बना कि एक उनका चित्र लगा, तो उसके बाद हम लोगों ने एक फोटो गैलरी विकसित की। तो वहाँ पे हम लोगों ने उनका जब चित्र लगाया तो हुआ कि क्यों नहीं हम लोग अपने इस 150 वर्ष के कार्यक्रम को शहीद खुदीराम बोस जी के जन्मदिन को ही डेडिकेट करें। इसकी चर्चा हम लोगों ने की, सब लोगों ने, हमारे बार के साथीगण, हमारे न्यायाधीशगण, सभी ने बड़े ही खुशी मन से इसके लिए कहा कि इससे उत्तम तो कोई विषय हो नहीं सकता है। हम लोगों ने फिर अपने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और एडवोकेट बार एसोसिएशन के दोनों के साथियों से बात की। बड़े ही बड़े मन से उन लोगों ने सहयोग के लिए हम आगे आए और उन्होंने कहा कि सर किसी भी प्रकार का सहयोग जो भी चाहिए, आर्थिक या शारीरिक या मानसिक, जो भी हो, सब हम साथ हैं। और इन लोगों ने हमारे लिए इन मूर्तियों के स्थापना और उनके अनावरण के लिए इन लोगों ने भामाशाह की तरह हमारा सहयोग किया है। मेरे पास आज की कमी थी, लेकिन इन लोगों ने हमें कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि हम कभी अर्थाभाव में हैं। आज दोनों प्रतिमाओं का जो अनावरण हो रहा है उसका सारा श्रेय इन दोनों बार एसोसिएशन के समस्त विद्वान अभिवक्तागण को है। मैं अपने मुजफ्फरपुर न्यायमंडल के साथियों की ओर से आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने अनायास ही मुझे ये गौरव लेने का अवसर प्रदान किया, जबकि इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। ये सारा कुछ आप लोगों का किया धरा है। इस न्यायमंडल का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश होने के कारण मुझे इसका हक मिल गया, वो मैं आपको समर्पित करता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो रहती हैं, बीच बीच में याद आ जाती हैं। मैं गया था जब अपने सेंट्रल जेल में शहीद खुदीराम बोस जी के नाम पे जो हमसे ब्रजेश जी ने बताया कि सर यहाँ पे पहले एक हुआ करता था जिसपे लगा करके फांसी का फंदा लटकाया जाता था। तो हमने पूछा कि ये क्या हुआ, तो बताया कि सर इसको संरक्षित करने के लिए उठा के अलग रखा गया है, क्योंकि ये धूप और वर्षा से ये क्षरण हो रहा है इसका। तो मुझे उसी समय लगा, मैंने कहा है कि भाई हम लोगों को ये करना चाहिए कि इसको संरक्षित रखें, उठा के रखते जाएंगे बाहर तो कभी कहीं ये शहीदी स्थल का ईंटा भी हमको यहाँ से हटाना पड़ जाएगा, तो फिर हम दिखाएंगे क्या किसी को, या कैसे जानेंगे कि शहीद खुदीराम बोस जी इसी स्थल पे बलिदान हो गए देश के लिए। ये हमारे और देश जी के बीच का संवाद है, वो उनके लिए प्रेरणा स्रोत बना और उन्होंने ऊपर के पदाधिकारियों से बात की, फिर राज्य सरकार से उन्होंने व्यवस्था की। और आज जो भी बात हो रही थी कि उसका सौंदर्यीकरण हुआ है, सौंदर्यीकरण से ज्यादा उसके संरक्षण का कार्य हुआ है। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा शेड लगा है और साथ साथ उसको थोड़ा सुंदर बनाने का भी प्रयास किया गया है। उसका भी इनॉग्रेशन ने किया है। वहाँ जब मैं गया था तो मैंने पढ़ा, मुझे बंगला बहुत आती नहीं है, लेकिन जो मेरी जीवन संगिनी है वो बंगला में बहुत अच्छी से जानती हैं। तो मैंने पढ़ा था, वहाँ नोट किया मैंने कि ये क्या है, पूछा मैंने कि इसका मतलब क्या है। लिखा है उन्होंने अपने, जब वो जेल में थे उस सेल में जो गए होंगे आप लोग तो देखे होंगे कि एक सेल अलग से भी है जिसमें उनको तन्हाई में रखा जाता था। किसी भी आदमी से भेंट नहीं आपकी 24 घंटे में होगी, जो खाना देने भी आएगा वो नीचे से देके चला जाएगा। मानसिक रूप से तोड़ने वाले ऐसी अंतहीन सजा किसी को नहीं मिलती है, उन्हें मिली। लेकिन उसके बावजूद भी वो गाते थे कि एक बार विदाई दे मां घूरे आसी, हंसी हंसी परिगो फांसी दिख भी जोगोत बसी। उस 17 साल 18 साल के बच्चे के अंदर ये जो जज्बा था, हम तो बच्चा ही कहेंगे क्योंकि अभी वो रहते तो जुवेनाइल कोर्ट में होते और उनको शायद फांसी की सजा नहीं होती, लेकिन उस बच्चे ने जो दिशा दी, हम लोग उसको आज भी हम लोग केवल औपचारिकताओं का निर्वाह करते हैं। ये मेरी निजी धारणा हो सकता है मैं गलत हूँ तो जिस किसी को भी इससे भावना को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग अब केवल औपचारिकताओं में चले गए हैं,
हम दिखाते हैं, किसी दिन जाकर के माल्यार्पण कर लेते हैं, किसी दिन जाकर के उनके चित्र का कुछ प्रणाम कर लेते हैं, लेकिन उनके उस विचार को अंतर में उतारने की जब बात आती है तो हमें अपने निजी हित जो है वो ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं। इस 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर न्यायमंडल ने जो काम किया है उसमें मुझे लगता है कि इस बात की भी ज़रूरत है कि हम अपने निजी विचारों को भी थोड़ा सा से अपने हित से उठ करके देश के हित में, समाज के हित में भी अगर लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस न्यायमंडल का दुख देखिए कि इसी न्यायमंडल में उनको फांसी की सजा दी गई और वो एग्जीक्यूट हुई। कितना त्वरित गति थी। 13 जुलाई 1908 को उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी और मुझे लगता है कि शायद अगस्त माह में किसी समय, प्रोबेबली 11 अगस्त 1908 को उनको 1 महीने के भीतर ही फांसी एग्जीक्यूट कर दी गई थी। और उस एग्जीक्यूशन का भी दर्द उनको नहीं था, गाना ही गा रहे थे। किस लिए? कि मुझे बार बार माँ इस जन्म दो, मैं यह कार्य करता रहूं ताकि जगत के लोग देखें। जगत के लोगों को देखने का विचार केवल इसलिए नहीं था कि जगत के लोग जाने की शहीद खुदीराम बोस ने ये काम किया, शायद जगत के लोगों को मेरे इस प्रेरणादायी कार्य से कुछ खुद प्रेरणा मिले और वो भी कुछ करने के लिए आगे आ जाए। शायद मुझे लगता है कि उन्होंने यही सोच करके ये कहा होगा और हमेशा ये इच्छा करते रहे कि मुझे बार बार इस जगह पे आने का मौका मिले और देश की सेवा इसी तरह से करने का। हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे न्यायपालिका में जो बार और बेंच दोनों को मिला करके ही बनती है, नए साथियों का प्रवेश बहुत हो रहा है और उन लोगों को अब इस वक्त की दिशा तय करनी है कि वो किस तरफ ले जाना चाहते हैं। अभी सुब्रत भाई ने ये कहा कि टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है बहुत हम लोग आज टेक्नोलॉजी के उपयोग के कारण ही हम लोग इसका उद्घाटन कर पाए हैं। आने वाले हमारे स्वस्थ नहीं है, आ नहीं सकते थे, ये प्रोग्राम शायद पहले की स्थिति होती तो कैंसिल होता, लेकिन आज ये प्रोग्राम कैंसिल नहीं हो करके अपना मूर्त रूप पा रहा है, तो इसी टेक्नोलॉजी के ही कारण। तो अब टेक्नोलॉजी की उपयोगिता के साथ आपको एक बीच में एक बात बता दूं कि आप मुजफ्फरपुर न्यायमंडल देश में इस रूप में प्रथम स्थान पे है टेक्नोलॉजी के उपयोग में भी कि आप बेल पिटिशंस का 100% ई फाइलिंग और अन्य कार्यों के लिए भी ई फाइलिंग करके और जो काम आप करते हैं उतना काम किसी अभी अन्य देश पे नहीं हो पाता है। तो ये तो आपके सहयोग का बहुत ही अच्छा नमूना है। हमारा आग्रह कुछ इसे आगे बढ़ करके है कि आप और इससे आगे बढ़ाएं। आप ऐसी लकीर खींचे जिसको पाने के लिए लोगों को दौड़ना पड़े, आप चलते रहें और लोग दौड़ें, तब आपकी गति का कुछ आभास हो। नए अधिवक्ता साथी भी हैं और नए हमारे जजेस भी हैं। अभी हमारे न्यायपालिका का 32वीं परीक्षा का रिजल्ट आया है, तो 153 लोगों में अगर संख्या सही है तो 77 जो है हमारी नारी शक्ति है, 50% के आसपास उनका योगदान है। अब कहने का मतलब ये है कि जो दिशा थी वो और भी अच्छी होगी और उनका नेतृत्व मिलेगा तो आपके डगमगाने के अवसर खत्म हो जाएंगे। आप जब तक निर्द्वंद घूम रहे थे तब तक आप बहुत ही डगमगा रहे थे। अब आपको नियंत्रित करने वाली शक्तियां आपके साथ रहेंगी, डायस पे भी होंगी और बार में भी होंगी। बार में भी महिलाओं की बढ़ती हुई संख्या को देख करके बहुत मन हर्षित होता है कि ये लोग आए हैं और बहुत ही अच्छी मेहनत कर रही हैं। आप ये जानकर मैंने प्रसन्नता होगी आपको कि मुझे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में काम करते हुए जो अनुभव हुआ है उसे मैंने देखा है कि जो महिलाएं या जो बच्चियां अभी अपीयर हो रही हैं वो जब हम बैठते हैं तो कोई सामने आता है तो लगता है उम्मीद रहती है कि इनका ऐसा होगा और उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन होता है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। उन सारे लोगों को जो यहाँ शायद हों नहीं हों, सुन रहे हों नहीं सुन रहे हों, लेकिन उनको बहुत बहुत शुभकामना है कि ऐसे ही आगे करते रहेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब थोड़े दिनों में मैं आप लोगों से विदा लेने वाला हूँ तो मैं फिर इन चीज़ों का साक्षी रहूँगा नहीं, लेकिन जो आप लोगों का सहयोग है वो सहयोग हमारे उन विचारों को मिलता रहेगा तो चाहे कोई भी आएगा आप उसी तरह से उसका सहयोग करेंगे। और जो ये सत्र खंड की 150 वर्षों की गौरवमयी गाथा है उसको इसी तरह से बढ़ाएंगे, इसी महानता के साथ बढ़ाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अवश्य इस प्रक्रिया को बढ़ाएंगे और चूंकि
जब आपको विरासत में महानता मिलती है तो आपको महान बनने के लिए प्रयास करना पड़ता है। 150 वर्ष का ये सत्रखंड का गौरवमय इतिहास आपको ये जवाबदेही तय करता है, जिम्मेदारी देता है कि आप उसी ही महानता के साथ बढ़ेंगे जैसा आपके पीछे के वर्षों में 150 वर्ष की यात्रा में लोगों ने आपको दिया है लीगेसी में। तो ये जो प्रोग्राम है वो केवल इसलिए नहीं है कि हम केवल याद कर रहे हैं कि 150 वर्ष पुराने हो गए हैं हमारी तो अभी हजारों वर्ष की यात्रा में अभी हमारा ये 100 काल है, ऐसा नहीं है। आपको अब उस यात्रा को आगे बढ़ाना है और ये भार आपके कंधों पर है। तो जब आपके कंधों पर भार आ जाता है तो आपका ये दायित्व बनता है कि दिशा कहीं ऐसी नहीं हो जाए कि जो आपके बाद आने वाले लोग हों वो ये कहें कि इनको क्या मिला था और हमको क्या दे के चले गए। उनको हमेशा ये लगना चाहिए कि इनको जैसा मिला था उससे बेहतर दे के गए। और अभी बहुत बार परिस्थितियाँ थोड़ी आप लोग समझते हैं, रोज ही बैठते हैं, कभी अनुकूलताएं कभी प्रतिकूलताएं रहती हैं, लेकिन उससे घबराना नहीं है। ऐसे में एक लेखिका हैं फहमीदा रियाज जी, उन्होंने एक बहुत बड़ी लंबी नज़्म लिखी है, फैज कहते। उन्होंने लिखा कि यदि फैज अहमद फैज आज होते तो क्या कहते आज की परिस्थितियों में। लंबी नज़्म है, उतना लंबा पढ़ना और उतना लंबा आप लोगों को बोर करना उचित नहीं है, परंतु जो उस नज़्म की जो अंतिम लाइनें हैं वो किसी के लिए भी, चाहे वो युवा हों चाहे हम सभी हों, उनको एक दिशा निर्देशक लाइनों की तरह है। इसलिए मैंने नोट किया, मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ साझा करूँगा। वो अंतिम कंक्लूडिंग लाइनों में अपने लिखती हैं कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे वो तुमको खौफ दिलाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। डराया जाता है कि रहबा ना लिख दे तो घरे चल जीवा। ये डरना नहीं है किसी के लिए, चाहे वो वकील साहब हों, चाहे जज साहब हों, या किसी भी सेवा का कोई भी व्यक्ति हो। तो ये डराने वाली बात, डरना नहीं है। उसी को लिखती हैं कि जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। रहजन तो मुझे लगता है समझते होंगे आप लोग। इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। अरे कुछ और तो अक्सर होता है। इतिहास बताया जाता है आपको, कल ही यही हुआ था, चेन छिना गई थी। अरे कुछ और तो अक्सर होता है, पर ये दिशा निर्देशक लाइनें हैं आपके लिए कि पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो ये लम्हा तुमसे जिंदा है। पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ नहीं लिया, मेरा कोई नहीं था, मैं यहाँ नहीं आ सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी अपनी समग्रता के साथ आज की तिथि तक अगर उपस्थित हूं तो केवल यही नैतिक बल ही है जो आपका सहारा है। आपको भी उसी नैतिक बल की जरूरत है। कम है ज्यादा है ये नहीं कह रहा हूं मैं, वो सुसुप्ता अवस्था में है। नहीं है ये तो हो ही नहीं सकता, नैतिक बल तो सब में है। सुसुप्ता अवस्था से उसको बाहर निकालिए। मेढक भी 4 महीने बाद हाइबरनेशन से बाहर आ ही जाता है, हम लोग तो आदमी हैं, तो निकल जाना चाहिए। और जो ये संवाद का तरीका है हमारा, जब कभी हम आमने सामने होते हैं मुकदमों की सुनवाई के दौरान, तो कभी हम आपको और कभी आप हमको धमकाते हैं, इससे बचें। काम वही होगा जो न्याय संगत होगा। विधि के शासन में विधि के शासन की ही अपेक्षा की जा सकती है, और विधि का शासन ही शासन स्थापित करता है। जहाँ विधि का शासन फेल करता है, हम घर में बैठ के कहते हैं कि फला जगह मर्डर हो गया, और जब हमको हमारा आयु जाता है आपके पास पूछने के लिए कि भाई आपने देखा है, तो नहीं हम तो हमारे घर में टीवी बन रहा था, कुछ सुनाइए नहीं पड़ा हमको। दायित्व तो कहाँ निभा रहे हैं आप? ये यात्रा इसलिए नहीं, हमने इसलिए नहीं सोचा था कि ये हम केवल हम लोगों को फोटो खिंचवाना है, कार्यक्रम करना है और यहाँ पेपर में कुछ नाम निकलवाएं और चले जाएं। नहीं, मेरा मन था कि इस पे हम आपको, इस लंबी यात्रा में आपको झकझोरेंगे। मेरी बात बुरी लगी या लगेगी तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं क्षमा प्रार्थना करने के बावजूद भी आपको झकझोरने का अपना प्रयास छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा दायित्व है। हम इसको करते हैं। तो
इस 150 साल के अवसर पर आपसे सहयोग जो मिला, जो आपने हमें राह भी दिखाई, बहुत सारे सजेशंस मिले, राह भी दिखाई, उसके लिए पुनः मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। साधुवाद है आपको। आपने जो सहयोग दिया है उसको शब्दों में धन्यवाद कह के खत्म नहीं किया जा सकता, वो दिल में सजो के रखने की चीज़ है। कभी सूचना मिली कि अनरेबल की तबीयत कुछ ज़्यादा ही जो है वो बैठ नहीं पा रहे थे, उनको लगातार खांसी आ रही थी और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। और हम लोगों को इस कार्यक्रम को अपने ही माध्यम पे कंक्लूड करने, लास्ट में उनका जो आशीर्वचन मिलना था, तो वो जो उन्होंने कहा था, इस कार्यक्रम के लिए वो बहुत उत्साहित थे। और उन्होंने जब भी मुलाकात हुई हमारी, चाहे फ़ोन से बात हुई, तो इतना उत्साह उन्होंने दिखाया और उतना शामिल होने के लिए अपनी सहमति दी थी कि हम लोग उनके आभारी हैं। आज भी दोपहर में हमसे बात हुई है, तो उस समय तक भी चिकित्सक महोदय साथ में थे। उनकी इच्छा थी कि थोड़ा सा भी ठीक हो जाए, चिकित्सक परमिट करें तो हम आएँ और उद्घाटन करा करके निकल जाए। बावजूद उसके उनको आने लायक स्थिति नहीं थी और बैठे थे उतने देर तक, उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं कर सके। तो हम लोग उनकी अनुपस्थिति में भी उनके आशीर्वाद को महसूस करते हुए इस कार्यक्रम में जो उनकी शुभेच्छा थी, शुभकामना थी, मैं उनकी शुभकामनाओं को अपने माध्यम से आप तक प्रेषित कर रहा हूं। आप उसको ग्रहण करें और उनके जो है हृदय से मैं कहूँगा कि उनके आभारी रहिए कि उनका इतना हम लोगों को स्नेह मिल रहा है। और अब चूँकि कार्यक्रम काफ़ी देर से शुरू है, मुझे लग रहा है कि सभी लोग सुबह पहनी हुई कोर्ट में ही हैं अभी, तो इसलिए अब धीरे धीरे अंदर से गुस्सा भी आ रहा होगा। तो मुझे अपनी वाणी को विराम देना चाहिए। औपचारिकताओं का निर्वाह करते हुए फिर एक बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और जो कुछ आपने किया है उसके लिए हमेशा हमेशा आप दिल में रहेंगे। और इन्हीं अपनी चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।